गौरी, माँ कहाँ गई? आप तो जानते ही है ना जी, माँ जी का तो रोज का है। इधर दोपहर हुई नहीं और नहा धोकर लाली लिपस्टिक लगाकर माँ जी एक छोटा सा पर्स लेकर अड़ोस पड़ोस में कहीं घूमने चली जाती हैं, कहीं पार्क में चली जाती हैं, कभी किसी आंटी के साथ वो सिनेमा देखने चली जाती हैं। घर में माँ जी ठहरती कहाँ है? गौरी, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। गांव में फोन आया था विमल का, तो बस मैं माँ को ये बताने फैक्ट्री से लौटा था कि कल का उनका मैं टिकट करवा दे रहा हूँ गाँव का, वो अपनी तैयारी कर लें। ठीक है जी, आप काम पर लौट जाइए, माँ जी जैसे आएंगी मैं उन्हें बता दूंगी। ठीक है गौरी। अरे माँ, अच्छा हो गया जो आप आ गई, मैं आपसे ये बात करने आया था। क्या हुआ बेटा? माँ, गांव से विमल का फोन आया था, बाबूजी की तबीयत खराब है, तो मैं ये बताने आया था कि मैं कल की आपकी टिकट करवा दे रहा हूँ, आप कल गांव लौट जाइए। ऐसी हालत में माँ आपको पापा के पास होना चाहिए, इसलिए मैं कल की टिकट करवा रहा हूँ। आप कल सुबह वाली गाड़ी से गाँव निकल जाइए। अरे नहीं ना बेटा, थोड़ी सी परेशानी है, ठीक हो जाएगी। अब ऐसी उम्र में थोड़ी बहुत तो बीमारी लगी ही रहती है ना। फिर छोटी बहू भी तो है ना गांव में, वह देखभाल कर लेगी तुम्हारे बाबूजी की। और वैसे भी कौन सा मैं जाकर उन्हें रामबाण दे दूंगी। माँ, ये कैसी बात कर रही हैं आप? अरे वाह, बाबूजी की इतनी तबीयत खराब है, बाबूजी आपके पति हैं, फिर भी आपके ऊपर उनकी बीमारी का सुनकर भी कोई असर नहीं हो रहा है। अरे आप वहाँ रहेंगी तो बाबूजी की अच्छे से देखभाल हो जाएगी। अरे बेटा, कहा ना मैंने, वहाँ छोटी बहू है ना, वह देखभाल कर लेगी। अरे माँ, बहू बहू की तरह देखभाल करेगी, और जैसे देखभाल पापा की आप कर लोगी वह थोड़ी ना कर पाएंगी। अरे बेटा, 2-4 दिनों में तेरे पापा खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, तो इतना टेंशन मत ले। लेकिन माँ जी, इस समय बाबूजी को आपकी जरूरत है, आप समझिए ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बहू, मैंने कहा ना कि वहाँ छोटी बहू है मेरी, वह बखूबी सब कुछ संभाल लेगी। अब तुम बेकार में पतंगड़ मत बनाओ बात का। ठीक है माँ, 1-2 दिन देख लेते हैं, अभी तो मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। बहू, तुम्हें सब्जियां भी तो लानी है ना बाजार से, ले आई तुमने सब्जी? माँ जी, आप दोपहर से शाम तक बाहर इधर उधर घूमते रहते हैं, कम से कम सब्जियां तो लेकर आया कीजिए आप। देखो भाई, मैंने कभी ये सब्जी भाजी की खरीदारी नहीं की, मुझे नहीं जमता ये सब्जी अब्जी खरीदना। और वैसे भी शहर में तो सब्जियों के भाव बिल्कुल सोना की तरह है। गाँव में तो 50 रुपए की सब्जी हफ्ते भर पुर जाती है, और यहाँ तो जो भी सब्जी हाथ लगाओ तो कहीं 50 रुपए पाव तो कहीं 100 रुपए पाव बताते हैं। इसलिए ये सब्जी अब्जी खरीदना ना मुझे नहीं पड़ता। ठीक है, मैं ही लेकर आती हूँ। रिंकी, तुम चलोगी बेटा? नहीं मम्मा, आप मेरे लिए चॉकलेट ले आना, मैं यही दादी के साथ हूँ। ठीक है बेटा। ये दोनों तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मुझे मालूम है, अगर एक बार मैं गांव चली गई ना तो वहां से लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इतनी मजेदार जिंदगी को छोड़कर कौन गांव में जाए। गांव में जाऊंगी भी तो मुझे इनकी सेवा करनी पड़ेगी, और वही साड़ी में लिपटे रहो, बाल बांध कर रहो। गांव में कितने चोचले रहते हैं, लेकिन यहाँ शहर में अपनी मर्जी से जिंदगी जियो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। मुझे तो ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी। अरे जब तक रूम में कोई नहीं है, मैं छोटी बहू को फोन करके बता देती हूँ कि वो बता दे कि वो सब कुछ संभाल लेगी, मुझे वहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। सरला जी ने चतुराई दिखाते हुए अपनी छोटी बहू को फोन किया। सरला जी ने अपनी छोटी बहू को फोन करके बता दिया कि वो अपने जेठ जेठानी से कह दे कि उनके बाबूजी की तबीयत अब ठीक है, उन्हें गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है। सरला जी की छोटी बहू ने भी तुरंत अपने जेठ जेठानी को फोन करके खबर कर दिया कि उनके ससुर जी की तबीयत अब ठीक है, उनकी सास को गांव आने की जरूरत नहीं है। असल में सरला जी की छोटी बहू भी नहीं चाहती थी कि सरला जी उनके पास गांव आकर रहे, क्योंकि सरला जी हर बात पर मीन मेक करती, छोटी छोटी बात पर अपनी बहू को रोक टोक करती, जो कि सरला जी की छोटी बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। असल में सरला जी और दिनकर जी के 2 पुत्र हैं। सरला जी के छोटे बेटे बहू गांव में रहकर खेतीबाड़ी संभाल रहे हैं, वहीं सरला जी का बड़ा बेटा सूरज पिछले 8 सालों से शहर में रह रहा है। सूरज शुगर मिल में सुपरवाइजर के पद पर कार्य कर रहा है, और सूरज शहर में 2 कमरे का मकान लेकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। एक कमरे में छोटी सी रसोई थी और एक कमरे में एक 6x6 का पलंग था। असल में सूरज की माँ 8 महीने पहले ही शहर आई थी अपने बेटे बहू को दाल चावल देने व कुछ रुपए लेने। कुछ दिन शहर में रहने के बाद सरला जी को तो जैसे शहर की हवा लग गई थी, उन्हें शहर में ही रहना अच्छा लगने लगा। अब धीरे धीरे 8 महीने बीत गए, लेकिन सरला जी गांव जाने का नाम ही भूल चुकी थी। लेकिन अपने बेटे बहू के साथ रहने की वजह से बेचारे सूरज और गौरी की सारी प्राइवेसी खत्म हो गई थी। वो तो यहाँ तक सरला जी के रहने पर एक दूसरे से खुलकर बात तक नहीं कर पाते थे। सरला जी का रोज का काम हो गया था कि जब उनका बेटा फैक्ट्री चला जाया करता था तो वह नहा धोकर एकदम लाली लिपस्टिक लगाकर तैयार हो जाती थी और एक छोटा सा पर्स टांग कर उसके अंदर अपना मोबाइल और कुछ पैसे लेकर निकल पड़ती थी। कहीं पार्क में जाकर बैठ जाती
या कभी पास के मार्केट में ही जाकर घूमती रहती, कभी गोलगप्पे खाती तो कभी बेटे का लोअर टी शर्ट पहनकर ओपन जिम में चली जाती, या फिर कभी स्विमिंग पूल में ही चली जाती थी। यह सब उन्हें बहुत अच्छा लगता था, कोई रोक टोक भी नहीं था। न गांव के रीति रिवाज के अनुसार साड़ी में रहना पड़ता था और न ही गांव की तरह बड़े छोटे का लिहाज था, जो चाहे पहनो, जहाँ चाहे घूमो। बस यही लाइफ तो चाहिए थी सरला जी को, जिसके चलते वह शहर से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे उन्हें पूरे 8 महीने हो गए थे, लेकिन 8 महीने तक तो उनके बेटे ने कभी उनसे गांव जाने के लिए नहीं कहा था। जबकि छोटा सा कमरा था, एक कमरे में छोटी सी रसोई और एक कमरे में सोने की व्यवस्था थी। सरला जी के यहाँ उनके साथ रहने की वजह से दोनों पति पत्नियों के बीच में काफी दूरियां आते जा रही थी, क्योंकि सरला जी के रहते कभी उनके बेटे बहू एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर पाते थे। दोनों की प्राइवेसी बिल्कुल खत्म हो गई थी। फिर भी उनके बेटे ने सब कुछ माँ के चलते बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब गुस्सा उन्हें तब आ रहा था जब गांव से पिताजी की तबीयत खराब होने की फोन आने के बावजूद भी उनकी माँ गांव जाने को तैयार नहीं थी। सरला जी का बेटा सूरज यह सुनकर बहुत ही हैरान था कि पापा की तबीयत खराब की खबर सुनने के बाद भी उनकी माँ गांव जाना नहीं चाह रही है। धीरे धीरे पूरे 1 हफ्ते बीत जाते हैं और 1 हफ्ते के बाद फिर से सूरज के पास सूरज के छोटे भाई विनय का फोन आता है। देखिए ना जी, फिर से देवर जी का फोन आया था कि बाबूजी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है और माँ जी तो गांव जाने का नाम नहीं दे रही है। अरे कम से कम एक बार बाबूजी को देखकर तो आ जाती। हाँ गौरी, वही तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इतना कुछ सुनने के बाद भी माँ गाँव जाने को तैयार ही नहीं है। लेकिन आज माँ को आ जाने दो, आज मैं उनसे साफ साफ बात कर ही लेता हूँ। अरे क्या हो गया बेटा, आज फैक्ट्री से जल्दी आ गए तुम? माँ, विनय का फिर से फोन आया था। पापा जी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो ठीक हुए ही नहीं है। अरे बेटा, तुम फिर वही बात लेकर बैठ गए। मैंने कहा ना कि अब उम्र हो चली है, इस उम्र में तो तबीयत नरम गरम बना ही रहता है। माँ, मुझे समझ में नहीं आता आप कैसी पत्नी है। मैं बता रहा हूँ कि पापा की सीरियस तबीयत खराब है और आप हो क्या पापा को सीरियस नहीं ले रही हैं? माँ, आप गांव जाओगी या नहीं, साफ साफ बता दो मुझे। नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। तो ठीक है माँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ और गांव चलकर ही गांव में जाकर बैठ जाता हूँ। तब तो तुम्हें चैन मिलेगा ना, तब तो तुम गांव में रहोगी ना माँ। क्या बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? अरे मैं तेरी माँ हूँ, नहीं लगता मेरा दिल तुम्हारे बिना गांव में नहीं रह सकती बेटा मैं तुम्हारे बिना, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती गांव। माँ, मैं सब समझता हूँ, आप मेरे प्यार की वजह से यहाँ नहीं रुकी हो। माँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, आपको यहाँ के ऐशो आराम, यहाँ का रहन सहन बहुत पसंद आ गया है, इसीलिए आप गांव में नहीं जाना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ की तरह आपको गांव में घूमने फिरने को नहीं मिलेगा। अरे छुट्टी के दिन में पूरे दिन घर में रहता हूँ, तो भी आप घर से गायब रहती हैं, कभी पार्क में, कभी मार्केट में, तो कभी किसी के साथ घूमने या सिनेमा देखने निकल जाती हैं। तब बेटा याद नहीं रहता आपको कि पूरे 1 हफ्ते में आपका बेटा एक दिन बस घर में रहता है, तब आप अपने बेटे के साथ बैठकर घर में रहें, ऐसा नहीं लगता आपको? आप तो दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक बस बाहर ही घूमते रहती हैं, और ये आजकल नहीं, जब से आप यहाँ आई हैं तब से यही सब चल रहा है। और देखिए माँ, मुझे इन बातों से कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन यहाँ बात पापा की सेहत की है। देखो माँ, इस बार मैं आपकी बात नहीं मानने वाला हूँ, मैं आपका टिकट करवा रहा हूँ, आपको घर जाना ही होगा। पापा वहाँ अकेले हैं, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, कुछ तो समझा करो माँ। आप तो अपनी खुशी और ऐशो आराम के चक्कर में पापा को ही भूल गई है माँ, कम से कम पापा की तबीयत का सुनकर तो जाओ पापा के पास। अरे बेटा, मैंने तुमसे कहा ना कि गांव में छोटी बहू तो है ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? और वैसे भी कुछ खास नहीं हुआ है तुम्हारे पापा को। नहीं माँ, पापा की सच में बहुत सीरियस तबीयत खराब है। विनय का दोबारा से फोन आया था मेरे पास। देखो माँ, पापा की उम्र भी हो गई है, बीमार रहते हैं वो, भगवान ना करे अगर कल को उन्हें कुछ हो गया तो क्या मुंह दिखाएंगे आप अपने समाज को? ऐसे अच्छा लगता है क्या माँ? वैसे भी विनय मुझसे कह रहा था कि गांव में इस बात की बहुत चर्चा हो रही है कि पापा इतने बीमार हैं और आप शहर में घूम रही हैं। पति पत्नी एक दूसरे के सहारा होते हैं माँ, और आप उन्हें ऐसे अकेला छोड़ दिए हो। देखो माँ, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस मैं टिकट करवा देता हूँ, आपको घर जाना ही पड़ेगा। सुनो गौरी, तुम माँ की पैकिंग करवा देना, मैं टिकट के लिए जा रहा हूँ। इधर अपने बेटे के जाते ही सरला जी तो अपनी बहू पर भड़क पड़ी। क्यों बहू, तूने चढ़ाया क्या मेरे बेटे को? आज से पहले तो ऐसी बातें नहीं करता था, अब उसकी कमाई इतनी नहीं रह गई कि वो अपनी माँ को बिठाकर खिला सके यहाँ पर। और इतना छोटा सा भी ये घर नहीं है कि जहाँ पर 4 लोग नहीं रह सकते। अरे यहाँ रहने वाला है ही कौन? एक छोटी सी बच्ची है और एक मैं तो हूँ जो एक कोने में पड़ी रहती हूँ। फिर भी तुम लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, चढ़ा दिया ना तूने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ। बेटे का सारा गुस्सा सरला जी बहू पर उड़ेल पड़ी। सास के मुंह से अपने लिए कड़वी बातें सुनकर तो गौरी भी गुस्से में बोल पड़ी। माँ जी,
आपकी हरकत ही ऐसी है कि ना चाहते हुए भी आपके बेटे को आपको बोलना ही पड़ता है। अरे मुझे क्या पड़ी है बोलने की, आपको खुद सोचना चाहिए कि ये किराए का छोटा सा कमरा है, कैसे कैसे इसमें हम 4 लोग रहते हैं। अरे हम पति पत्नी हैं, हमारी एक बच्ची है, उसमें आप भी, हमारी कोई जिंदगी रह गई है आपके यहाँ रहते? कोई लाइफ है हमारी, कोई प्राइवेसी है हमारी? हम दोनों अगर आपस में बात भी करना चाहे तो कर नहीं सकते। माँ जी, यह बात तो आपको खुद सोचनी चाहिए कि बेटी बहू के साथ एक कमरे में रहकर आपको क्या बहुत अच्छा लग रहा है? गांव में इतना बड़ा अच्छा खासा मकान है, गांव में बाबूजी हैं, छोटे बेटे बहू हैं आपके, इतना सब कुछ तो है गांव में, वहाँ का सब कुछ छोड़कर यहाँ किराए के छोटे से कमरे में पड़ी हैं आप। आज पहली बार सरला जी की बहू ने खुलकर अपनी सास को सुनाया था। थोड़ी देर तो सरला जी अपनी बहू की बात सुनकर दंग रह गई। उसके बाद उसने गुस्से से अपनी बहू से कहा, अच्छा बहू, समझ गई मैं तुम्हारी अयाशियों में 12 हूँ ना, इसीलिए तो बेटे को चढ़ा दिया मेरे खिलाफ। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही समझा आपने। आपकी तो यासिया बुढ़ापे में भी खत्म नहीं हो रही है, तो मेरी तो अभी उम्र भी क्या है, गलत क्या है इसमें बताओ? अब आपको जो समझना है वो समझिए, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अब तो सरला जी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, और जब शाम को उनका बेटा सूरज आता है गांव की टिकट कटवाकर, तो फिर सरला जी अचानक से बीमार पड़ जाती है। उनके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। माँ, मैंने आपकी टिकट करवा दिया है, शाम की ट्रेन है। अरे बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अचानक से क्या हो गया है मुझे। कोई बात नहीं माँ, अभी ट्रेन को बहुत टाइम है, चलो मैं आपको डॉक्टर को दिखा आता हूँ। अगर कोई खास समस्या ना होगी तो आप सीधे गाँव चली जाना आज की ट्रेन से। इधर सरला जी का बेटा सूरज सरला जी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, दवाई करवाता है, और वहाँ पता चलता है कि सरला जी के पेट में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, बस गैस बनने की वजह से उनके पेट में हल्का फुल्का सा दर्द है। लेकिन सरला जी ने ऐसा नाटक मचाया जैसे उनके पेट पर पथरी हो गई हो, और 2-3 दिन बाद वह फिर से पहले जैसे घूमने फिरने लगी। मुझे तो नहीं लगता ऐसे माँ जी कभी गाँव लौटेगी। मुझे तो लगता है कि हम पूरे परिवार को गाँव जाना चाहिए। जब हम लोग जाएंगे तो माँ जी को तो जाना ही पड़ेगा, और वैसे भी देवरानी का फोन पे फोन आ रहा है, बता रही है कि बाबूजी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो रही है। गौरी, जल्दी से तैयारी कर लो, हमें आज शाम की ट्रेन से ही गांव लौटना होगा, क्योंकि बाबूजी की सच में बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है विनय ने। क्या? लेकिन माँ जी। अरे माँ भी जाएंगी, माँ यहाँ किसके साथ रहेगी? और अच्छा ही है हम सब लोग जाएंगे तो कम से कम माँ भी गाँव जाने को तैयार हो जाएगी। माँ, विनय का फिर से फोन आया था, बाबूजी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, मैंने हम चारों की टिकट करवा ली है। ठीक है बेटा। इस तरह जब सरला जी के बेटे बहू गांव जाने को तैयार हुए तो सरला जी के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो वह चुपचाप उन लोगों के साथ गांव चली जाती है। माँ जी, बाबूजी की तबीयत एकदम अचानक से कल खराब हो गई, इसलिए इन्होंने बाबूजी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। अरे कोमल, अगर इतनी सीरियस बात थी तो पहले ही फोन कर देती ना तुम तो बार बार यही कह रही थी कि तुम सब कुछ संभाल लोगी, माँ जी को आने की जरूरत नहीं है। अब गाँव आ ही गई हूँ तो इन्हें देखे बिना मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं भी हॉस्पिटल जा रही हूँ सूरज के साथ। सूरज 15 दिन गांव में रहता है, और यही गांव में रहकर सामने से सूरज अपने पापा का अच्छे से इलाज करवाता है। सूरज सामने से अपने पापा का इलाज करवाता है, और इलाज करवाने के बाद सूरज के पिताजी की तबीयत में काफी सुधार हुआ था। अब वह ठीक थे, पहले की तरह खाना पीना सब कुछ चल रहा था। 15 दिन गाँव में रुकने के बाद सूरज वापस आना चाहता था शहर, इसलिए उसने अपनी पत्नी, अपनी बेटी और अपना टिकट करवा लिया था। लेकिन इतना सुनते ही सरला जी की आंखों में आंसू आने लगे और वो अपने बेटे से बोल पड़ी, ठीक है बाबूजी, अब आपकी तबीयत में काफी सुधार है, तो हम लोग शहर वापस जाना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं भी तैयारियां कर लेती हूँ। नहीं माँ, टिकट तो मैंने बस 3 ही कराई है, अब आप यहीं रहिए और पापा की सेवा कीजिए। क्या बेटा, तू अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा? अब तो तुम्हारे पापा ठीक है ना, मेरा भी टिकट करवा दो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अरे माँ, अभी पापा बीमारी से उठे हैं, उन्हें आपकी जरूरत है, इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती क्या? इतना बड़ा घर परिवार है, बेटे बहू है, पति है, और आप वहाँ पर जाकर हमारे साथ छोटे से कमरे में रहना चाहती हैं। ठीक है ना माँ, अभी आप पापा की देखभाल करो। बेटा, तुम्हारे पापा तो ठीक है ना? माँ, छोटे बच्चों की तरह जिद मत करो, समझती क्यों नहीं आप? वहाँ एडजस्ट करना मुश्किल होता है, एक छोटा सा कमरा है, कुछ तो समझा करो, हर चीज खुलकर बोलने की जरूरत होती है क्या? अगर कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी होती, यहाँ पर कोई नहीं होता, आप अकेली होती तो हम आपको ले चलते, मजबूरी होती तब हमारी, लेकिन यहाँ पूरा परिवार है। जब आप यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ रह सकती हैं तो फिर वहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है। माँ, समझने की कोशिश कीजिए आप। देखिए माँ, हमारी भी अपनी जिंदगी है, हमें भी थोड़ा जी लेने दो। एक छोटे से कमरे में 4-4 लोगों का गुजारा मुश्किल होता है माँ। देखिए माँ,
वैसे भी आपको पापा के पास रहकर पापा की सेवा करनी चाहिए, उनकी चिंता करनी चाहिए, लेकिन आपको तो बस शहर में रहना है। आप पापा की चिंता कीजिए, आप उनकी पत्नी हैं, और मैं अपनी पत्नी की चिंता करूंगा ना, उस बेचारी को मैं टाइम ही नहीं दे पाता, अब भी आपके चक्कर में। मुझे माफ करो, आप यहीं रहो, जब कभी घूमने का मन होगा तो बता देना, टिकट करवा दूंगा। फिलहाल तो वहाँ रहने के लिए मैं आपको नहीं ले जा पाऊंगा। अरे सरला, थोड़ा तो शर्म कर लो, इतना खुलकर बोल दिया बेटे ने, इसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अरे थोड़ी तो शर्म कर लो, अब नाम मत लेना तुम कभी सूरज के साथ शहर जाने का। अरे एक छोटे से कमरे में जाकर पति पत्नी के साथ रहने में क्या मजा आता है तुम्हें? अरे अपनी उम्र का तो लिहाज करो, यह सब करने से इज्जत नहीं मिलेगी तुम्हें। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। खबरदार, जो तुमने कभी सूरज के साथ जाने की जिद की तो। हाँ माँ, जब आपके वहाँ रहने से भैया भाभी को तकलीफ होती है तो आप वहाँ जाने की जिद क्यों कर रही हैं? अरे यहाँ भी आपको 2 रोटी मिलेगी, यहाँ भी आपके बेटे बहू हैं, पति है, सब कुछ तो है गाँव में। मैंने कह दिया सरला तुम्हें, खबरदार जो तुमने दोबारा शहर जाके रहने की बात की तो। आज पहली बार सरला जी के पति ने सरला जी के ऊपर इतनी बुरी तरीके से डांटा चिल्लाया था। क्या सरला जी अपने पति का इस तरह का रूप देखकर बहुत डर जाती है और फिर अपने पति के आगे कोई बात नहीं कह पाती, चुपचाप बस अपने बेटे बहू को जाते हुए देखते रहती है। और इस तरह सूरज और गौरी अपनी माँ को गांव में छोड़कर शहर चले जाते हैं और वह एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।